गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं लेसन नंबर 10 द क्रिकेट स्टोरी, पेज नंबर 142, पार्ट फर्स्ट चल रहा था हमारा। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे हमारे क्रिकेट में डेवलपमेंट आए थे, कितने ही वेट होना चाहिए था बॉल का, बैट का शेप कैसा था और ये सब चीज़ें जो थी, ग्राउंड का शेप कैसा था। तो अभी तक हमने ये सब देखा था। आज हम आगे देखते हैं। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट you can see how cricket both change with changing times and yet fundamentally remain true to its origin in rural England। इसमें ये बताया जा रहा है जो क्रिकेट के सामान जो बने थे, क्रिकेट का जो स्टार्ट हुआ था वो रूरल एरिया मतलब गांव वाले एरिया में स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के। तो जो इसके इक्विपमेंट्स हैं हमारे क्रिकेट के, आज भी वही पुराने टाइम के ही इक्विपमेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। Cricket's most important tools are all made of natural and pre-industrial materials। तो इसमें जो क्रिकेट के जो भी सामान है, जैसे बैट हो गई, बॉल हो गए, जो भी इक्विपमेंट्स है वो किससे बनाए जाते हैं? नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से, मतलब प्लास्टिक वगैरह से नहीं बना होता है, ये लकड़ी वगैरह से बने होते हैं। द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वाइंग एंड कॉक। जो बैट है हमारा वो लेदर का बना होता है, ट्वाइंग या कॉक। ट्वाइंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रोप, कॉक का मतलब होता है टफ बार्क ऑफ ओक ट्री। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज के टाइम में भी जो आपका बैट है और बॉल है वो हैंडमेड मतलब हाथ से बनाया गया हुआ है, नॉट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड। इंडस्ट्री वगैरह में नहीं बनता है ये। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। बैट के जो मटेरियल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है टाइम के अकॉर्डिंग। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले एक टाइम था कि वो सिंगल पीस से बनाया जाता था वुड के। वंस इट वॉज कट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। तो जो बैट था वो पहले एक ही लकड़ी से पूरा बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस, द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री। लेकिन जो आज के टाइम में है आपका बैट, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ब्लेड जो होती है वो विलो ट्री के मटेरियल से बनाई जाती है। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ अ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट। तो इसमें ये बताया गया जो ऊपर का पार्ट होता है जहां हम हाथ से पकड़ते हैं, जो उसकी हैंडल होती है वो केन से बनाई गई है। दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया। तो इसमें ये बताया गया है जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे और जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी वो हमारे एशिया में आके सिचुएट हो चुकी थी। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज refused to remake its tool with industrial और हैंडमेड मटेरियल्स। तो उसमें यही बताया जा रहा है जैसे गोल्फ और टेनिस हो गया, वैसे ही क्रिकेट ने भी मना कर दिया था अपने टूल्स इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए। वो मैन मेड मटेरियल ही यूज़ करते हैं और मैन मेड मटेरियल का भी मना कर दिया था, जैसे प्लास्टिक हो गए, फाइबर ग्लास हो गया या मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। हमारे क्रिकेट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फाइबर ग्लास, प्लास्टिक या मेटल के नहीं बने होते हैं। But in the matter of the protective equipment, cricket has been influenced by technological change। लेकिन जो भी प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे आपका हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग ग्लव्स पहनते हैं, नीचे जो पैड पहनते हैं पैर में, तो वो सब के लिए टेक्नोलॉजी चेंज, मतलब जो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए सामान हैं हम उनका यूज़ करने लगे थे क्रिकेट में। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। तो इसमें यही बताया जा रहा है जो वल्कनाइज्ड रबर जब डेवलप हुआ था, एक ऐसा रबर होता है हार्डन बाय ट्रीटिंग इट विद केमिकल। ऐसा रबर होता है जैसे केमिकल के द्वारा हार्ड बनाया जाता है। तो उस रबर का इंट्रोडक्शन हुआ था जब द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड इन 1848। तो यही बताया जा रहा है जब से वल्कनाइज्ड रबर के बारे में पता चला था तो 1848 में उसके पैड बनाने लगे थे। एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स सून आफ्टर, फिर उसके बाद हाथ के लिए भी ग्लव्स बनने लगे थे उसी मटेरियल के। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल। और हम आज जो मॉडर्न गेम होता है अगर हम उसके बारे में सोचें कि हेलमेट के बिना खेलें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा हेलमेट था वो मेटल का बनने लगा था और उसका जो बाकी पीछे का जो हेड वाला पार्ट होता है वो लाइट वेट मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल से बनने लगा था। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, पेज नंबर 143। द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी
to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. तो उसमें यही बताया जा रहा है जब इंडिया में क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। इसकी जो फर्स्ट कम्युनिटी बनी थी वो एक छोटी सी कम्युनिटी थी, पारसी लोगों की थी, जिनको जोरोस्ट्रियंस भी बोलते हैं। Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो पारसीज थे वो ब्रिटिश के कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग इसका क्या करते थे, व्यापार करते थे, मतलब जिसके सामान वगैरह थे उसका व्यापार करते थे। और जो इंडिया में फर्स्ट कम्युनिटी बनी थी जो भी वेस्टर्न स्टाइल की थी, जो मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट कर रही थी, द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्लब। जो पारसीज थे वो हमारे इंडिया में सबसे पहला क्रिकेट क्लब फाइंड किए थे। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 144। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। पारसीज क्लब were funded and sponsored by Parsis businessmen like the Tatas and Badias। तो उसमें यही बताया जा रहा है जो पारसी थे वो सबसे पहला क्रिकेट क्लब खोले थे बॉम्बे में, और जो इनका क्लब था उसको पैसा और सपोर्ट कौन दिए थे, पारसी बिजनेसमैन ही दिए थे, जैसे टाटा हो गए, वाडियास हो गए। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है ईगर, और एलाइट का मतलब होता है अ सेलेक्ट ग्रुप दैट इज सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू रेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। इंडिया में जो सबसे स्ट्रांग लोग होते हैं। अब इंडिया में बताया जा रहा है जो वाइट ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने पारसीज की कोई मदद नहीं की थी, कोई हेल्प नहीं की थी। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना अ वाइट ओनली क्लब। बल्कि लड़ाइयाँ चलती थी पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच में, क्योंकि जो बॉम्बे जिमखाना था वो वाइट लोगों के लिए था, मतलब ब्रिटिश के यूज़ के लिए था वो क्लब। पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क, उनको पब्लिक पार्क भी यूज करने नहीं दिया जाता था। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट। पारसीज कंप्लेन करते थे कि जो ग्राउंड है वो क्रिकेट खेलने के लिए रह ही नहीं गया है, बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। पोलो पोनीज जो आप घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हो और हॉकी जैसी स्टिक होती है, तो उसमें क्या होता है, आपको खेलने के लिए ग्राउंड में छेद किया जाता है जिससे बॉल अंदर जा सके। तो वही बताया गया है जो ब्रिटिश लोग थे वो पूरा ग्राउंड को छेद कर दिए थे जिसमें आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, वो सरफेस मतलब खेलने क्रिकेट के लायक नहीं थी। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced and in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in। अब पारसीज जान गए थे कि यहाँ पे हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वो किसकी मदद करेगी, अपने लोगों की ही मदद करेगी, ब्रिटिश लोगों की ही मदद करेगी। कंपैट्रियट्स का होता है फेलो कंट्रीमैन। तो उसमें पारसी समझ गए थे कि हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उन्होंने अपना खुद का एक क्रिकेट जिमखाना ओपन कर लिया था। द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दीज पायन्यूज ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो उसमें ये बताया जा रहा है, पायन्यूज का मतलब होता है लीडर। फिर उनके बीच में जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे लड़ाई खत्म हो गई थी। हैप्पी एंडिंग मतलब जल्दी सॉल्व हो गया था उनके बीच का प्रॉब्लम। A Parsis team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889। तो पारसी की जो टीम थी वो 1889 में बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में हरा देती है। Just 4 years after the foundation of Indian National Congress in 1885। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885, उसके 4 साल बाद पारसी ने किसको हरा दिया था, ब्रिटिश को हरा दिया था। An organization that was lucky to have among its early leader द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो बहुत नॉलेज वाले होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर कौन थे उस टाइम के, दादा भाई नौरोजी थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे और पारसी ही थे वो। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।